वालेकुम नाइन्थ क्लास। आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आपने मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा है, अब हम इसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं कि मियोसिस जो सेल डिवीजन की टाइप है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंस में। आपने जब भी सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आता है तो सिग्निफिकेंस में आपने उसकी अहमियत बतानी है। अहमियत में सिर्फ उसके गुड पॉइंट्स नहीं लिखने होते, उसके हार्म्स भी लिखने होते हैं कि वो किस किस चीज़ को किस किस तरह से हमें हार्म कर सकती है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस में ये दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसकी गुड साइड भी आती है और बैड साइड भी आती है। ठीक है, बैड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो एडवांटेजेस, इसके 3 मेन एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस है। ठीक है, sexual reproduction means the reproduction of next generation by the help of two parents. ठीक है, a male parent and a female parent. तो जब two parents के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो गैमीट्स में जो नॉर्मल सेल, जो गैमीट मदर सेल होता है, यानी जिस सेल से वो गैमीट प्रोड्यूस होगा वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, हर पेरेंट में वो डिप्लॉयड होगा और वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये सब हैप्लॉइड होंगे, गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे। तो मियोसिस की ये सिग्निफिकेंस है कि इट हेल्प्स इन गैमीट प्रोडक्शन, हैप्लॉइड गैमीट प्रोडक्शन फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, डिप्लॉयड जनरेशन के अंदर डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करता है और लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन इज ड्यू टू द मियोसिस। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में देखा जाता है, वो भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स में, जो कि जिनको हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं समझते। ठीक है, तो हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी अगर पेरेंट जनरेशन डिप्लॉयड है तो वो मियोसिस के थ्रू एक हैप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नॉट गैमीट्स, हैप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मियोसिस के थ्रू वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन हैप्लॉइड प्रोड्यूस करेंगे। डिप्लॉयड जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ठीक, इसके साथ एस मेंशन कर देती हूँ, मेरे पास जगह की कमी है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट्स विच आर डिप्लॉयड in nature, they produce haploid generation by meiosis. haploid generation को हम कहते हैं गेमिटोफाइट। haploid plant is called गेमिटोफाइट। ठीक है, ठीक, तो जब जो स्पोरोफाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आपने याद रखना है, मियोसिस के थ्रू मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स बना देता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स जनरेट करता है, ये दोनों इसकी जनरेशन होंगी। कुछ मेल गेमिटोफिटिक प्लांट्स होंगे, कुछ फीमेल गेमिटोफिटिक प्लांट्स होंगे। ये दोनों एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली लिव करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, इन गेमिटोफिटिक प्लांट्स की नेक्स्ट जनरेशन होगी, दैट विल बी स्पोरोफाइट अगेन। ठीक है, वो दोबारा एक स्पोरोफाइट होगी। ठीक, तो स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर गेमिटोफिटिक जनरेशन थ्रू मियोसिस। ठीक है, दैट गेमिटोफिटिक जनरेशन अगेन अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, वो दोबारा गेमिटोफिटिक जनरेशन फिर से स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। स्पोरोफाइट अगेन गेमिटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, देन गेमिटोफाइट विल रिप्रोड्यूस स्पोरोफाइट। तो उन प्लांट का लाइफ साइकिल इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है वन जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। दिस इज द पेरेंट जनरेशन, फर्स्ट पेरेंट, आप इसको कह सकते हो फर्स्ट पेरेंट जो उसकी जनरेशन हुई। दिस इज द सेकेंड पेरेंट, ये जो पेरेंट जनरेशन है ये इसकी पेरेंट है। ठीक है, अ स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूसेस गेमिटोफिटिक जनरेशन। ठीक, गेमिटोफिटिक जनरेशन अगेन रिप्रोड्यूस स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अ स्पोरोफाइट इज अल्टरनेटेड बाय अ गेमिटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो प्लांट्स में ये मेथड भी, ये मोड ऑफ लाइफ भी किसकी वजह से चल सकता है, मियोसिस की वजह से। नेक्स्ट, वेराइटीज इन जनरेशन। आपने देखा था कि मियोसिस में, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है।
क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है, जो सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दरमियान जीन्स की मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो जो न्यू क्रोमोसोम जनरेट होता है वो उन दोनों पेरेंट क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो इस तरह से उस न्यू क्रोमोसोम वाली जनरेशन होगी, जिस जनरेशन में ये न्यू क्रोमोसोम होगा, वो अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक सिमिलर होगी, लेकिन उसके अंदर वैरायटी भी होगी, उसके अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है। वो एक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हर इंडिविजुअल का जो डीएनए होता है वो किसी भी और इंडिविजुअल से मैच नहीं कर सकता। वो उसका अपना उसकी अपनी आइडेंटिटी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। ठीक, तो ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ द meiosis 1 देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ इन जनरेशन, ठीक है। जेनेटिक वेराइटी आती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मियोसिस एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स में प्लाज्मेटा फॉर्मेशन होती है और फिर उनके जो आर्म्स हैं वो अटैच होके फिर वो ब्रेक होते हैं, ठीक। तो अगर एनाफेज के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम डिटैच हो जाए और उसके बाद एनाफेज 2 में जाकर, एनाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन एनाफेज 2 में, इसको मैं A2 मेंशन कर देती हूँ, एनाफेज 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में इस एक क्रोमोसोम को डिटैच होना होता है। तो अगर एनाफेज 2 प्रॉपर रन ना कर सके और वो जो क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम जिसको हाफ होकर 2 सेल्स में जाना है, 2 गैमीट सेल्स एक्चुअली प्रोड्यूस करनी है, तो अगर वो हाफ ना हो सके, वो पूरा क्रोमोसोम किसी एक न्यूक्लियाई में चला जाए, तो उस न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो n+1 हो जाएगा ना, जिसके पास वो पूरा क्रोमोसोम आ गया, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है जिसे दूसरे सेल में जाना चाहिए था, तो उसका तो क्रोमोसोमल नंबर डिस्टर्ब हो गया। क्रोमोसोमल नंबर या 2n होना चाहिए, n होना चाहिए था, ठीक है। तो गैमीट्स में तो इसे n होना चाहिए, तो वो जो गैमीट होगा दैट विल बी एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल होगा, और उस गैमीट से जो भी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो इंडिविजुअल ही एबनॉर्मल होगा, ठीक है। या तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा, जिंदा ही नहीं रह सकेगा, एबॉर्ट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी खुद ही, या फिर अगर वो जिंदा रह लेता है तो वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल डेथ। हम सेल के लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो हमने सेल में इंटरफेस पढ़ा, उसके बाद उसकी डिवीजन फेज पढ़ी, और अब हम पढ़ेंगे कि सेल की डेथ कैसे होती है। माइटोसिस और मियोसिस जो है वो सेल की डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, वो डेथ नहीं है, ठीक है। तो सेल की डेथ कैसे होती है, हम कहते हैं कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो सेल्स G0 फेज में होंगे, ठीक है, G0 फेज में होंगे, जो डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगा या फिर उनकी एक्सीडेंटल डेथ होगी। तो उनकी डेथ कैसे होगी, सेल डेथ की 2 टाइप्स हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है, एंड नेक्रोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस जो है इट इज़ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी प्री प्लान्ड होती है, ये पहले से सेल के अंदर ये प्रोग्राम होता है, पहले सेल की जीन्स को ये पता होता है कि जिस सेल का मैं पार्ट हूँ इस सेल की डेथ कब होनी है, ठीक है। सेल्स को पता होता है कि उनका लाइफ स्पैन कितना है, जब वो उस एज तक पहुँच जाएंगे तो उनकी डेथ होनी है, तो वो अपने आप को खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, जब उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। तो एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और इसमें इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स इसमें क्या होते हैं कि सेल के अंदर खुद कुछ एंजाइम्स जनरेट होते हैं, खुद इटसेल्फ सेल के अंदर जो एंजाइम जनरेट हो, जब उसका डेथ का टाइम आ जाएगा, उसे पता होगा कि मेरी एज कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी जीन्स उसको ट्रिगर करेंगी कि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करो, और इस तरह से सारे प्रोसेस रन होंगे। तो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, वो एंजाइम्स उस सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और उस डिस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा, सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो ब्रेक हो जाएगा, साइटोस्केलेटन
कि साइटोस्केलेटन जो है इट सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स सेल शेप, सेल का शेप और स्ट्रक्चर इंटरनली जिस चीज़ ने मेंटेन किया होता है दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो ये एंजाइम्स साइटोस्केलेटन को ब्रेक कर देंगे, सेल का स्ट्रक्चर जो होगा वो स्फेरिकल राउंड शेप में आ जाएगा, वो अपनी शेप को लूज कर देगा। ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्पर्स हो जाना चाहिए, सेल के अंदर फैल जाना चाहिए। ठीक है। और क्या होगा, क्रोमेटिन थोड़ा सा विस्कस हो जाएगा, थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वो विस्कस हो जाएगा और छोटी छोटी वेजिकल्स की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, वेजिकल्स अपीयर होंगी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, इधर उधर बिखर जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही। ठीक है। तो उन वेजिकल्स को हम कहते हैं ब्लब्स, नहीं सॉरी, क्रोमेटिन बॉडीज कहते हैं उनको, स्मॉल पैकेट्स ऑफ कंडेंस्ड क्रोमेटिन ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस। ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रोमेटिन बॉडीज। इसके अलावा एक चीज़ और होगी, फाइनली इस डिस्ट्रक्शन का जो फाइनल स्टेप है वो है सेल मेम्ब्रेन का ब्रेक होना, सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रॉय होना। उसमें क्या होगा कि सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एज स्मॉल बल्जिंग्स अपीयर होगा, यानी जैसे ये सेल मेम्ब्रेन होती है तो इसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे करके बल्जिंग्स अपीयर होंगी। ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स अपीयर होंगे। ठीक, तो इन बर्ड्स को हम कहते हैं ब्लब्स। ठीक है, BLEBS को ब्लब्स कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सेल ख़त्म हो जाएगा और ये स्मॉल पैकेट्स जो हैं सिर्फ यही रह जाएंगे, ये सेल ख़त्म हो जाएगा और पूरे सेल का जो मटेरियल है वो एज इन द फॉर्म ऑफ दीज स्मॉल पैकेट्स वो इस फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है। ठीक, अब क्या होगा, इनको बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो किसी और सेल को जो किसी और सेल को जिसकी डेथ हो रही हो या डेंजरस हो, या जब उन्हें ऑर्डर मिलता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को या डेंजरस पार्टिकल्स को इनगल्फ कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो सेल्स फॉरेन से एक्टिव होके इस तरह के पार्टिकल्स को विच आर डेंजरस फॉर बॉडी, विच आर यूजलेस फॉर बॉडी सेल्स को और इस तरह के पार्टिकल्स को इनगल्फ कर देते हैं। ठीक है, मतलब खा लेते हैं इन्हें। ठीक, इनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम जो ब्लब्स हैं जब ये सेपरेट हो जाएंगे सेल से, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी और ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होंगे, तो हम इन्हें कहेंगे लेटर ऑन दे विल बी कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, तो फिर एपोप्टोटिक बॉडीज आर फेगोसाइटोस्ड बाय और इनगल्फ्ड बाय फेगोसाइट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस क्यों ज़रूरी है, एक सेल की डेथ क्यों ज़रूरी है। एपोप्टोसिस किस सूरत में होती है, जब बॉडी के सेल्स स्ट्रेस्ड कंडीशन में हों। ठीक है, स्ट्रेस्ड कंडीशंस हों तब उन सेल्स की डेथ हो जाती है, सेल इटसेल्फ सुसाइड कर दे। आप इसको कह सकते हो एपोप्टोसिस इज द सुसाइड ऑफ सेल, जिसमें सेल सुसाइड कर लेता है, यानी खुद अपने आप को किल करता है। ठीक है, ये या तो अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन होगा या फिर अगर वो सेल डैमेज हो गया है किसी वजह से। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डैमेज विच कुड बी हार्मफुल फॉर अदर बॉडी। ठीक है, तो उस डैमेज के नतीजे में वो सेल खुद एंजाइम्स जनरेट करके अपने आप को किल कर देगा। ठीक है, तो एपोप्टोसिस को हम सुसाइड ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ ये प्री प्लान्ड नहीं होती है, अचानक होती है, किसी एक्सीडेंट के नतीजे में होती है। ठीक है, क्यों होती है कि सेल को कोई ऐसा डैमेज हो गया है विच इज़
हार्मफुल फॉर, अगर तो सेल जो है सेल इज़ हार्मफुल फॉर बॉडी, सेल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं किसी एक्सीडेंट के नतीजे में कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया है, तो फिर उसे किल कर दिया जाएगा, बॉडी उसे किल कर देगी, ठीक है, नेक्रोसिस के थ्रू। और क्या हो सकता है इसकी वजह? हाइपोक्सी कंडीशन, हाइपोक्सी मतलब लेस, इफ सेल इज हाइपोक्सिक, अगर तो बॉडी का सेल बहुत उसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही बिल्कुल भी, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रह रहा है, तो इस सूरत में भी वो वो सेल किल कर दिया जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी होता है, नेक्रोसिस इन केस ऑफ इमरजेंसी होता है, ठीक है। और एपोप्टोसिस इज प्री प्लान्ड, ठीक। अब नेक्रोसिस में क्या होता है कि वो जिस सेल की डेथ होनी है उसके अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हर सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और कुछ ऐसे पैकेट्स रिलीज़ करते हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ये लाइसोसोम जिस सेल में प्रोड्यूस हुए हैं इस सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को अटैक करेंगे। लाइसोसोम्स असल में लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम ब्रेक डाउन करता है सेल की, ठीक है। तो ये इस सेल के सारी ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन और सारी ऑर्गेनेलीज को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, और साथ ही साथ इस लाइसोजाइम एंजाइम का एक्शन ये अगर ये सेल से बाहर रिलीज हो जाए तो ये दूसरे इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज करेगा इसी तरह से, ठीक है। तो नेक्रोसिस इज डेंजरस और हार्मफुल फॉर द सराउंडिंग सेल्स, आसपास के सेल्स के लिए डेंजरस हो सकती है, सराउंडिंग के सेल्स को भी ये डैमेज कर सकती है ड्यू टू दीज लाइसोजाइम एंजाइम्स, ठीक।